जवान बेटी को करना पड़ा बूढ़े आदमी के लिए 16 श्रृंगार। गांव में अनुराग का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा साहूकार होता है। उसकी विशाल हवेली किसी महल से कम नहीं होती। रोज कई गरीब लोग अपनी मजबूरी लेकर उसकी चौखट पर आते हैं। हवेली की बड़ी बैठक में अनुराग ऊंची कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब देख रहा होता है। सामने कई किसान और मजदूर सिर झुकाकर खड़े होते हैं। सरकार, हमें कुछ पैसे उधार चाहिए थे, आप ब्याज बता दीजिए। पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन हर महीने 2000 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। सरकार, इतनी महंगाई में 2000 रुपए ब्याज बहुत ज्यादा है, हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जब पैसे लेने नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, मुझे कानून मत सिखाओ। अनुराग के इशारा करते ही उसके आदमी उस गरीब किसान को बाहर निकालने लगते हैं। बेचारा किसान मजबूरी में वापस लौट आता है। ठीक है सरकार, हम आपकी शर्त मान लेते हैं। बस यही समझदारी है, अब यहाँ अंगूठा लगा दो। किसान कांपते हाथों से कागज पर अंगूठा लगा देता है। वहां बैठे बाकी लोग भी डर के कारण कुछ नहीं बोल पाते। अगली सुबह जब अनुराग अपनी आलीशान हवेली के बड़े कमरे में गहरी नींद से उठता है, कमरे में महंगे फर्नीचर और सजावट की चमक दिखाई देती है। तभी एक काम वाली चाय की ट्रे लेकर कमरे में आती है। निहारिका कहाँ है? मैंने कहा था ना, जब मेरी आंख खुले तो सबसे पहले वही मेरे सामने होनी चाहिए। तुम चाय लेकर क्यों आई हो? सरकार, निहारिका दूसरे काम में लगी थी, इसलिए मैं चाय लेकर आ गई। अभी क्या भी उसे यहाँ भेजो। काम वाली घबराकर तुरंत कमरे से बाहर भाग जाती है। नीचे निहारिका घर का काम कर रही होती है। तभी काम वाली जल्दी जल्दी उसके पास आती है। निहारिका, जल्दी चल, सरकार ने बुलाया है। निहारिका बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे 16 श्रृंगार करने लगती है। जल्दी कर, देर हुई तो फिर तुझे बहुत डांट पड़ेगी। जल्दी करूं तब भी सुना पड़ता है, देर करूं तब भी। ये कहते हुए निहारिका की आंखें नम हो जाती हैं। 16 श्रृंगार करते करते निहारिका को अपना बचपन याद आने लगता है। वो छोटी सी बच्ची होती है। उसकी माँ आईने के सामने तैयार हो रही होती है और निहारिका उत्सुकता से उन्हें देख रही होती है। माँ, ये 16 श्रृंगार क्या होता है? बेटा, 16 श्रृंगार सिर्फ सजन के लिए नहीं होता, इसे शुभता, सम्मान और विवाह का प्रतीक माना जाता है। इसमें क्या क्या होता है माँ? बिंदी, सिंदूर, मांग टीका, काजल, नथ, झुमके, हार, मंगलसूत्र, चूड़ियां, बाजूबंद, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बिछिया, मेहंदी और सुंदर वस्त्र। हर श्रृंगार की अपनी एक अलग पहचान होती है। मैं भी बड़ी होकर 16 श्रृंगार करूंगी। जरूर करोगी, लेकिन हमेशा अपनी खुशी से। माँ प्यार से निहारिका के सिर पर हाथ फेरती है। जल्दबाजी में निहारिका आंखों में काजल लगाना भूल जाती है। वो सीधे अनुराग के कमरे में पहुंच जाती है। अनुराग उसे देखते ही नाराज हो जाता है। आज तुम्हारा 16 श्रृंगार पूरा नहीं हुआ, आंखों में काजल कहाँ है? अनुराग गुस्से में उसके पास आता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। जब भी मैं तुम्हें देखूं, तुम हमेशा पूरी तरह सजी हुई दिखनी चाहिए, समझी? वरना तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। जी सरकार, अगली बार से ध्यान रखूंगी। निहारिका दर्द से अपना हाथ छुड़ाती है और सिर झुकाकर खड़ी रहती है। हवेली में अनुराग के माता पिता मोहन, कमला और उसका छोटा भाई भी रहते हैं। सभी लोग अनुराग के स्वभाव से परेशान होते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कर पाता। बेटा, गरीबों पर इतना जुल्म मत किया कर, भगवान सब देख रहा है। माँ, इस घर का खर्च मैं चलाता हूँ, इसलिए मेरे कामों में दखल मत दिया करो। बेटा, पैसा हमेशा इंसानियत से बड़ा नहीं होता। मुझे कोई सीख देने की जरूरत नहीं है। कमला और मोहन एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ पूरा गांव निहारिका की हालत देखकर उस पर तरस खाता रहता है। अगली सुबह हवेली के बाहर बने बड़े से गार्डन में निहारिका धुले हुए कपड़े रस्सी पर सुखा रही होती है। दूसरी तरफ हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की से अनुराग चुपचाप निहारिका को घूर रहा होता है। हवेली का मेन दरवाजा खुला होता है और गांव की कुछ औरतें वहां से गुजर रही होती हैं। उनकी नजर खिड़की पर खड़े अनुराग पर पड़ती है, फिर निहारिका पर जाती है। देखना बेचारी निहारिका की जिंदगी कैसी हो गई है। कहाँ अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, कितने अच्छे सपने देखे होंगे इसने। हाँ, जब भी ये इस हवेली में आई थी तब कितनी ही छोटी थी। देखते देखते इसकी पूरी जीवानी यही बीत गई है। भगवान किसी बेटी की किस्मत ऐसी ना करे।
दोनों औरतें दुखी मन से वहां से चली जाती हैं। उनकी सारी बातें निहारिका सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसमें मेरे माँ बाप की क्या गलती थी? उन्होंने तो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा था। मेरी दादी की जान बचाने के लिए जो करना पड़ा उन्होंने वही किया। किसी के हाथ में किस्मत और मौत नहीं होती। निहारिका जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और खुद को संभाल कर वापस हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली में कई कामवालियां काम करती हैं, लेकिन अनुराग हर छोटे बड़े काम के लिए सिर्फ निहारिका को ही बुलाता है। निहारिका भी हर बार उसके सामने जाने से पहले आईने में खुद को देखती है, ताकि कहीं उसका श्रृंगार अधूरा न रह जाए। उसे पता होता है कि छोटी सी गलती पर भी अनुराग का गुस्सा फूट पड़ेगा। एक दिन अनुराग शहर जाने के लिए कार के पास खड़ा होता है। जल्दबाजी में निहारिका बिना तैयार हुए ही कार में बैठ जाती है। मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ और तुम ऐसे ही चली आई? जाओ, पहले ठीक से तैयार होकर आओ। अनुराग गुस्से में कार का दरवाजा खोलकर उसे उतरने का इशारा करता है। निहारिका चुपचाप वापस हवेली के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार होकर लौटती है। अब बैठो। निहारिका बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है। कार हवेली से बाहर निकल जाती है। हवेली की बाकी कामवालियां आपस में बातें कर रही होती हैं। देखो ना, सरकार हर काम के लिए सिर्फ निहारिका को ही बुलाते हैं। पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है कि हर वक्त उसी का नाम लेते रहते हैं। किसी के बारे में बिना सच जाने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उसकी अपनी कोई बड़ी मजबूरी हो। अरे कैसी मजबूरी? लोग तो बस बाहर से जो देखते हैं वही समझते हैं। निहारिका ये सारी बातें सुन लेती है। वो एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। लोग मेरे बारे में इतना गलत क्यों सोचते हैं? क्या किसी ने कभी मेरी मजबूरी जानने की कोशिश भी की, या बस हालात देखकर फैसला सुना दिया? निहारिका अपने आंसू पोंछकर फिर से काम में लग जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरा कमरा दिखाई देता है। कमरे की खिड़कियां बंद होती हैं। अंदर निहारिका की दादी बिमला और उसका भाई योगेश कुर्सियों से बंधे बैठे होते हैं। दोनों कई दिनों से कैद में होते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची निहारिका किस हाल में होगी? पता नहीं उस पर क्या क्या बीत रही होगी। जिस दिन मैं यहाँ से बाहर निकला ना, जिसने भी हमारी जिंदगी बर्बाद की है उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। बेटा, पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, फिर निहारिका को इस मुसीबत से बचाएंगे। हाँ दादी, मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसे इस कैद जैसी जिंदगी से आजाद कराकर ही दम लूंगा। दिन बीतते जाते हैं और निहारिका की जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन होती जाती है। हवेली में हर पल उसे डर के साए में जीना पड़ता है। अनुराग हर छोटी छोटी बात पर उसे डांटता रहता है। अगर कभी निहारिका 16 श्रृंगार करना भूल जाती है तो अनुराग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। एक दिन निहारिका हिम्मत करके बिना पूरा श्रृंगार किए अनुराग के सामने चली जाती है। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने हमेशा ठीक से तैयार होकर आया करो। सजा के तौर पर अनुराग उसे तेज बारिश में काफी देर तक बाहर खड़ा रहने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरे दिन किसी छोटी सी गलती पर वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। निहारिका दर्द से कराह उठती है। उसके हाथ पर चोट के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। हे भगवान, मेरी जिंदगी कब तक ऐसी रहेगी? अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। मुझे इस दर्द से मुक्ति चाहिए। निहारिका दिन रात आंसू बहाते हुए अपनी किस्मत को कोसती रहती है। दूसरी तरफ उसी बंद कमरे में योगेश कमरे के कोने में पड़ा लकड़ी का डंडा देख लेता है। वो पूरी ताकत से दरवाजे पर वार करना शुरू कर देता है। बेटा संभल कर, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। दादी, अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो निहारिका को भी कभी नहीं बचा पाऊंगा। कई कोशिशों के बाद दरवाजा टूट जाता है। योगेश पहले अपनी दादी की रस्सियां खोलता है। पहले छिप कर निकलते हैं बेटा। आप यहीं छिप जाइए दादी, मैं मदद लेकर आता हूँ। योगेश कमरे से भागता हुआ सड़क की ओर दौड़ पड़ता है। तभी तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। योगेश सड़क पर दूर जाकर गिरता है। आसपास लोग दौड़ पड़ते हैं। उधर हवेली में मौजूद निहारिका को इस भयानक हादसे की कोई खबर नहीं होती। उसी शाम अनुराग अपनी हवेली के आंगन में पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सुन लो पूरे गांव वाले, बहुत जल्द मेरी और निहारिका की शादी होने वाली है। ये सुनते ही पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। कोई हैरान रह जाता है, कोई निहारिका पर तरस खाने लगता है, तो कोई तरह तरह की बातें करने लगता है। इतनी जवान लड़की और इतनी उम्र का आदमी, भगवान किसी बेटी की ऐसी किस्मत ना लिखे। अनुराग के माता पिता भी ये ऐलान सुनकर हैरान रह जाते हैं।
बेटा, वो बहुत जवान लड़की है, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे, ऐसा मत कर। अनुराग, ये फैसला ठीक नहीं है, अभी भी समय है, सोच ले। मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निहारिका मुझे पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। बेटा, मैंने एक बार कह दिया ना, अब इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। पूरा आंगन खामोश हो जाता है। हवेली की सभी कामवालियां और परिवार के सदस्य आंगन में खड़े होते हैं। अनुराग सबकी नजरें निहारिका की तरफ मोड़ देता है। अब फैसला निहारिका करेगी। निहारिका कुछ पल चुप रहती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, फिर वो धीरे से उठती है। मुझे भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। कामवालियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो जाती है। निहारिका ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही घंटों में एक खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि निहारिका ने अनुराग से शादी करने के लिए हामी भर दी है। शादी से कुछ दिन पहले निहारिका अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां उसके चाचा और चाची रहते हैं। उसके हाथ में शादी का निमंत्रण होता है। बेटा, अभी भी वक्त है, ये शादी मत कर, तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू अभी जवान है, क्या तू सच में अपनी पूरी जिंदगी एक इतने बड़े आदमी के साथ बिताना चाहती है? तू एक बूढ़े के लिए 16 श्रृंगार करना चाहती है? चाची, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेटा, कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दे। एक बार फिर से सोच ले। मैंने जो फैसला लिया है, अब उसे बदल नहीं सकती। इतना कहकर निहारिका शादी का कार्ड मेज पर रखती है और भारी कदमों से वहां से चली जाती है। निहारिका की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस साहूकार के घर में ही रह रही है? आखिरकार वो हर रोज उसकी बात मानकर 16 श्रृंगार क्यों करती है? पूरे गांव में एक बड़ा मंडप सजाया जाता है। चारों तरफ रोशनी, फूलों की सजावट और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही होती है। गांव के लोग दूर दूर से इस अनोखी शादी को देखने आए होते हैं। भारी मन से निहारिका और अनुराग की शादी होती है। निहारिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अब आप दोनों 7 फेरे पूरे कीजिए। निहारिका कांपते कदमों से फेरे लेती है। उसकी नजरें पूरे समय जमीन पर ही रहती है। कुछ देर बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। विदाई का समय आता है। निहारिका की विदाई उसके चाचा के घर से ही की जाती है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। चाची रो रो कर निहारिका को गले लगाए खड़ी होती हैं। चाचा की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे होते हैं। बेटा, अगर आज भी तू कह दे तो मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। हमारी बच्ची, भगवान तुझे हर दुख से बचाए। चाचा, चाची, मुझे माफ कर दीजिए, यही मेरी किस्मत है। निहारिका कांपते कदमों से अनुराग की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। शादी के अगले दिन गांव में एक बड़ी सभा रखी जाती है। अनुराग जबरदस्ती निहारिका को तैयार करवाकर अपने साथ सभा में ले जाता है। पूरे गांव के लोग वहां मौजूद होते हैं। मंच पर बीच में 2 बड़ी कुर्सियां रखी होती हैं, जहां अनुराग और निहारिका बैठते हैं। निहारिका सिर झुकाए चुपचाप बैठी रहती है। अरे निहारिका, तूने पैसों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बेच दी। लगता है हवेली की दौलत देखकर इसका मन बदल गया। जवान लड़कों की कमी थी क्या जो इतने बड़े आदमी से शादी कर ली? पैसा क्या क्या नहीं करवा देता है। आजकल की लड़कियां बस दौलत देखती हैं। अरे, ये शादी कम सौदा ज्यादा लग रही है। निहारिका चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देती। तभी भीड़ में से एक औरत खड़ी हो जाती है और जोर से बोलती है। अरे, इन दोनों की तो पति पत्नी नहीं, बाप बेटी की जोड़ी लग रही है। उसकी बातें सुनकर ही सभा में बैठे कई लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ लोग तालियां भी बजाने लगते हैं। निहारिका शर्म और अपमान से सिर और नीचे झुका लेती है। अनुराग को लोगों की बातें सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। हवेली लौटने के बाद भी निहारिका को किसी से सम्मान नहीं मिलता। घर की कुछ कामवालियां भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करती रहती हैं। देखो, कल तक ये हमारे साथ काम करती थी और आज इस हवेली की मालकिन बनकर घूम रही है। अरे, इतने दिन से सरकार के आसपास ऐसे ही थोड़ी रहती थी, आखिर अपना मकसद पूरा कर ही लिया इसने। किसी की मजबूरी जाने बिना ऐसी बातें मत करो। हमें तो जो दिख रहा है वही कह रहे हैं। निहारिका पास से गुजरते हुए उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। शादी के बाद निहारिका की जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो जाती है। हवेली की हर सुबह और हर शाम उसके लिए एक नई परीक्षा बन जाती है। अनुराग हर समय उसे अपने आसपास रहने के लिए मजबूर करता है।
निहारिका का दम घुटने लगता है। वो अकेले में ही खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती है। भगवान, आखिर मेरी इस परीक्षा का अंत कब होगा? क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी भी आएगी? कुछ दिन बाद निहारिका मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो अपने कमरे में बिना तैयार हुए चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठी रहती है। ड्रेसिंग टेबल पर रखा 16 श्रृंगार का सामान वैसे ही पड़ा होता है। उसकी आंखें लगातार नम होती हैं। तभी अनुराग कमरे में आता है। आज तुमने 16 श्रृंगार क्यों नहीं किया? नहीं करना मुझे ये 16 श्रृंगार। अब मैं इस रिश्ते में और नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे माँ बाप की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। अब मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर भी नफरत होने लगी है। निहारिका की बात सुनते ही अनुराग का गुस्सा बढ़ जाता है। वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा कर देता है। मेरी बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। वो ड्रेसिंग टेबल से श्रृंगार का सामान उठाकर जबरदस्ती उसके चेहरे पर लगाने की कोशिश करता है। निहारिका बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और रोती रहती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं, जिससे उसके चेहरे पर लगा श्रृंगार फैल जाता है। याद रखना, जिस दिन भी तुम मेरे सामने बिना 16 श्रृंगार के आओगी, उस दिन तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अनुराग वहां से चला जाता है। निहारिका आईने में अपना बिखरा हुआ चेहरा देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हवेली में रहने के बावजूद निहारिका को सम्मान नहीं मिलता। एक दिन वो ड्राइंग रूम में बैठकर घर के कामकाज के बारे में बात कर रही होती है। राधा, जरा इधर आना। क्या काम है? बारिश में मेरी चप्पल गंदी हो गई है, अगर समय हो तो उसे साफ कर देना। ये काम हमसे क्यों करवाना चाहती हो? एक समय पर तुम भी यही काम ही तो करती थी। अब अपने हाथों से करने में शर्म आ रही है क्या? इतना कहकर राधा चप्पल उठाती है और साफ करके वापस रख देती है, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। राधा के जाते ही निहारिका गहरी सांस लेती है। शायद इसकी भी कोई गलती नहीं है। इस घर में मेरी पहचान आज भी वही है। लोग मुझे किसी सम्मान की नजर से देख ही नहीं पाए। उसी शाम निहारिका रसोई में चुपचाप खाना बना रही होती है। तभी अनुराग का छोटा भाई मयंक रसोई में आता है। उसके व्यवहार में भी कोई सम्मान नहीं होता। भाभी, आज तो बहुत चुप चुप हो, क्या बात है? उसकी बातों का लहजा निहारिका को असहज कर देता है। वो तुरंत एक कदम पीछे हट जाती है। मुझसे दूरी बनाकर रखिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे, इतना नाराज होने की क्या बात है? निहारिका बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाती है। लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचते हैं। मैंने कभी ऐसी जिंदगी नहीं चाही थी, लेकिन आज हर कोई मुझे गलत नजर से देखता है। निहारिका अपने आंसू पोंछती है और अकेले कमरे में चली जाती है। उसकी बेबसी और अकेलापन हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जाता है। वो हिम्मत जुटाकर अनुराग के कमरे में पहुंचती है। उसकी आंखें रोने से लाल हो चुकी होती हैं। अनुराग आराम से सोफे पर बैठा हिसाब किताब देख रहा होता है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। आज आपके छोटे भाई ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आप उन्हें समझा दीजिए कि वो दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी ना करें। अनुराग कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर निहारिका के सामने आ जाता है। वो मेरा भाई है, उसे कैसे समझाना है ये मुझे मत सिखाओ। लेकिन मैंने जो कहा वही होगा। तुम अपने काम से काम रखो। निहारिका सहम जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस हवेली में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो चुपचाप वहां से चली जाती है। अगली दोपहर में अनुराग बाहर से हवेली लौटता है। निहारिका पूरे दिन काम करते करते थक चुकी होती है। जल्दबाजी में वो बिना श्रृंगार किए ही आंगन में काम कर रही होती है। निहारिका! अनुराग उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे तक ले जाता है। निहारिका घबराकर उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। कैसी हालत बना रखी है? अब तो मैं एक बड़े साहूकार की पत्नी हूँ। अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं घर का काम कर रही थी, इसीलिए तैयार नहीं हो पाई। अनुराग ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा करता है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तैयार हुआ करो, फिर बाकी काम करना। निहारिका चुपचाप सिर झुका लेती है। भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। दूसरी तरफ अनुराग रोज की तरह हवेली की बैठक में गांव वालों से ब्याज का हिसाब कर रहा होता है। एक गरीब परिवार उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सरकार, हमने आपसे जो कर्ज लिया था उसका पूरा पैसा और ब्याज चुका दिया है। अब हमारा हिसाब पूरा हो गया। किसने कहा कि हिसाब पूरा हो गया है? देखिए सरकार, ये तारीख, ये आपकी रसीदें और यहाँ आपके हस्ताक्षर भी हैं। अनुराग गुस्से में डायरी छीन लेता है। मुझे ये सब नहीं मानना। वो गुस्से में डायरी फाड़ देता है। आदमी और उसकी पत्नी स्तब्ध रह जाते हैं। हमने आपकी एक एक किश्त ईमानदारी से चुकाई है, ये गलत है।
मेरे सामने सही और गलत की बात मत करो। पूरे गांव में मेरे नियम चलते हैं। दोनों पति पत्नी बेबस होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वही परिवार अपने घर में उदास बैठा रहता है। दोनों पति पत्नी चिंता में डूबे होते हैं। तभी उनकी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी घर लौटती है। वो भी बहुत परेशान दिखाई देती है। पापा, साहूकार मेरे कॉलेज के बाहर आ गया था। क्या हुआ बेटा? सबके सामने बार बार आपके कर्ज की बात करने लगा। पूरी क्लास मुझे देखने लगी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। पिता गुस्से में कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। अब बहुत हो गया। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है। उसे उसके किए का जवाब जरूर मिलेगा। दूसरी ओर बड़े कमरे में आईने के सामने निहारिका खामोश खड़ी होती है। उसकी आंखें पूरी रात रोने की वजह से सूजी हुई होती हैं। ड्रेसिंग टेबल पर 16 श्रृंगार का सारा सामान रखा होता है। कांपते हाथों से वो एक एक करके श्रृंगार करने लगती है। हर गहना पहनते समय उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। हे भगवान, जिस 16 श्रृंगार को हर लड़की अपनी खुशियों का सपना समझती है, वही आज मेरी सबसे बड़ी मजबूरी बन गया है। अभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अनुराग अंदर आता है। वो निहारिका को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराता है। बस अब ठीक लग रही हो। याद रखना, मेरे सामने हमेशा ऐसा ही तैयार रहना। अनुराग वहां से चला जाता है। निहारिका आईने में खुद को देखती है। उसके चेहरे पर श्रृंगार होता है, लेकिन आंखों में सिर्फ दर्द और बेबसी दिखाई देती है। पूरा परिवार एक दूसरे को देखता है। उनके चेहरों पर डर के साथ साथ अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संकल्प भी साफ दिखाई देता है। देखो, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना होगा। सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। जो भी उस साहूकार से परेशान है, उसके लिए भी आवाज उठानी होगी। तुम सही कह रही हो। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि किसी के डर से अपनी बेटी को रोज अपमान सहते हुए देखता रहूं। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की बेटी भी यही झेलेगी। अब चाहे जो हो जाए, मैं उसके खिलाफ जरूर लड़ूंगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अगले ही पल घर से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां एक पुलिस अधिकारी अपनी मेज पर बैठा फाइल देख रहा होता है। साहब, हमें गांव के साहूकार अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। जाओ, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं लिखी जाएगी। लेकिन क्यों साहब? वो बहुत बड़ा आदमी है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तभी पति अपनी पुरानी डायरी और कुछ दस्तावेज मेज पर रख देता है। साहब, इसमें पूरा हिसाब है। ये उसके हस्ताक्षर हैं, ये रसीदें हैं और ये बाकी सबूत। अब आप ही बताइए, क्या कानून सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? पुलिस अधिकारी ध्यान से सारे कागज देखने लगता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ठीक है, शिकायत दर्ज की जाएगी। पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज कर लेता है। कुछ ही दिनों में मामला अदालत तक पहुंच जाता है। शहर के एक बड़े लॉ ऑफिस में वकील राघव अपने केबिन में बैठा केस की फाइलें देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट एक मोटी फाइल लेकर अंदर आता है। सर, ये अनुराग साहूकार वाला केस है। लगता है इस आदमी ने पूरे गांव का जीना मुश्किल कर रखा है। सर, मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी निकाल ली है। तुम तो मेरे कहने से भी ज्यादा तेज निकले। असिस्टेंट पूरी फाइल खोलकर राघव के सामने रख देता है। उसमें अनुराग के कई गैर कानूनी कामों का रिकॉर्ड होता है। लोगों से गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूलना, दस्तावेजों में हेराफेरी और कई दूसरे अपराध। जी सर, गांव के कई लोग इससे परेशान हैं, लेकिन डर के कारण कोई सामने नहीं आया। इस बार कानून अपना काम करेगा। अगर सबूत साथ हैं, तो इसे इसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद अदालत में पहली सुनवाई होती है। अनुराग अपने वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचता है। उसके साथ निहारिका भी होती है। निहारिका की कम उम्र देखकर कोर्ट में मौजूद कई लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। सुनवाई के बाद राघव अदालत की अनुमति से निहारिका से अलग कमरे में बात करने जाता है। आप अभी बहुत कम उम्र की हैं और आपने अपनी मर्जी से कहीं ज्यादा उम्र के आदमी से शादी की। क्या इसके पीछे कोई मजबूरी थी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। राघव कुछ पल निहारिका की आंखों में देखता है। उसे महसूस होता है कि वो सच छिपाने की कोशिश कर रही है। मैं वकील हूँ, लेकिन उससे पहले इंसान हूँ। आपके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप सच नहीं बताएंगी तो शायद आपको कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। निहारिका चुप हो जाती है। आपका पति सिर्फ कर्ज का मामला नहीं, कई गंभीर गैर कानूनी कामों के आरोपों का सामना कर रहा है। अगर आप सच जानती हैं तो उसे छिपाना आपको भी मुश्किल में डाल सकता है। आप सिर्फ 28 साल की हैं
आखिर आपने अपने से दोगुने उम्र के आदमी से शादी क्यों की? ये सुनते ही निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अब खुद को संभाल नहीं पाती। सच तो ये है सर, मैं कभी उस बूढ़ी से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो उनके लिए 16 श्रृंगार भी कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी ऐसी मजबूरी थी कि मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा। आपकी क्या मजबूरी थी निहारिका? अब बिना डरे मुझे सब सच सच बताइए। निहारिका गहरी सांस लेती है। सालों से दबा हुआ सच आखिर उसके होठों तक आ चुका होता है। अगले पल वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताने के लिए तैयार हो जाती है। निहारिका गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। धीरे धीरे उसके अतीत की परतें खुलने लगती हैं। सर, ये सब आज से नहीं, कई साल पहले शुरू हुआ था। कई साल पहले निहारिका के माता पिता अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अनुराग से कर्ज लेते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि मेहनत करके वे धीरे धीरे सारा पैसा चुका देंगे। उसी दौरान अनुराग पहली बार निहारिका को देखता है। कॉलेज जाने के लिए तैयार निहारिका घर से निकल रही होती है। अनुराग की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे ध्यान से देखने लगता है। ये लड़की एक दिन मेरी हवेली में जरूर आएगी। उस दिन के बाद अनुराग अक्सर रास्ते में अपनी गाड़ी रोककर निहारिका को परेशान करने की कोशिश करता है। निहारिका बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है। समय बीतता जाता है। निहारिका की पढ़ाई का खर्च बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ कर्ज और ब्याज भी लगातार बढ़ने लगता है। परिवार पूरी कोशिश करता है, लेकिन समय पर पूरा पैसा नहीं जुटा पाता। एक दिन अनुराग अपने आदमियों के साथ सीधे निहारिका के घर पहुंच जाता है। लाओ मेरा ब्याज। 2 महीने और दे दो, मैं मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अनुराग की नजर निहारिका पर पड़ती है। वो मुस्कुराने लगता है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, फिर तुम्हारा पूरा कर्ज माफ। ये सुनते ही निहारिका के पिता गुस्से में अनुराग का कॉलर पकड़ लेते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने की? तू मेरी उम्र का आदमी है, शर्म नहीं आती? निकल जा हमारे घर से। वो अनुराग को जोर से थप्पड़ मार देती है। दोनों पति पत्नी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जाते जाते अनुराग की आंखों में बदले की आंख साफ दिखाई देती है। कुछ दिन बाद अनुराग बदला लेने की योजना बनाता है। एक शाम निहारिका के माता पिता किसी काम से बाहर जाते हैं। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर बढ़ता है। भयानक दुर्घटना होती है। आसपास अफरा तफरी मच जाती है। कुछ समय बाद निहारिका को अपने माता पिता की मौत की खबर मिलती है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। माँ, पापा। माता पिता के जाने के बाद निहारिका, उसकी दादी बिमला और भाई योगेश बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। अनुराग अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और तीनों को जबरन अपनी हवेली ले आता है। हवेली के एक पुराने बंद कमरे में दादी और योगेश को कैद कर दिया जाता है। निहारिका को हवेली में काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अब से तुम्हारी दुनिया यही हवेली है। कुछ समय बाद जब योगेश मौका देखकर बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाता है, वो मदद के लिए दौड़ता है। तभी सड़क पर उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लोग उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाते हैं। ये खबर सुनकर निहारिका और दादी अस्पताल पहुंचती हैं। अनुराग, मेरे पोते की जान बचा लो। जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस हवेली से भागने की कोशिश भी नहीं करूंगी। बस मेरे भाई का इलाज करवा दीजिए। इतनी आसानी से नहीं। हमें माफ कर दो। माफ करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मेरी पत्नी बनकर इसी हवेली में रहना होगा और हमेशा मेरे लिए 16 श्रृंगार करना होगा। नहीं निहारिका, तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। दादी, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा भाई नहीं बचेगा। अपने भाई की जान बचाने के लिए निहारिका भारी मन से शादी के लिए हाँ कर देती है। जिस दिन उसकी शादी अनुराग से होती है, उसी दिन अस्पताल में योगेश का इलाज शुरू हो जाता है। अस्पताल के सारे बिल जमा हो जाते हैं और डॉक्टर तुरंत उसका ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। अब इलाज में कोई देरी नहीं होगी। अस्पताल के बाहर निहारिका अकेली खड़ी आसमान की तरफ देख रही होती है। हे भगवान, मैंने अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब मुझे हर दिन इस मजबूरी के साथ जीना होगा। निहारिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। कोर्ट के कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सर, यही पूरी सच्चाई है। मैंने लालच में नहीं, अपने परिवार की जान बचाने के लिए ये शादी की थी। जब तुम्हें पता था कि अनुराग इतना खतरनाक इंसान है, गांव के लोगों को परेशान करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो तुमने कभी इंसाफ के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई?
साहब, मैं क्या आवाज उठाती, मैं खुद उसके कर्ज और डर के नीचे दबी हुई थी। अगर मैं उसके खिलाफ बोलती तो वो मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचा देता। मैं हर दिन डर के साथ जी रही थी। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब सच तुम्हारे साथ है। अगले दिन राघव अस्पताल में खड़ा होकर एक एक करके सारे दस्तावेज, गवाहों के बयान और रिकॉर्ड किए गए सबूत अदालत के सामने पेश करता है। अनुराग के चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब होने लगता है। योर ऑनर, प्रस्तुत सबूतों से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने कई लोगों का आर्थिक शोषण किया, रिकॉर्ड में हेराफेरी की और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। पीड़ितों के बयान भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करते हैं। अदालत में मौजूद गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते हैं। पहली बार अनुराग के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अनुराग धीरे धीरे आगे आता है और गांव वालों की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई। मुझे अपने पैसे और ताकत का घमंड था। मुझे लगता था कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आज समझ आया कि कानून और सच से बड़ा कोई नहीं होता। पूरे कोर्ट रूम में खामोशी छा जाती है। निहारिका अब खुद को संभाल नहीं पाती, वो फूट फूट कर रोने लगती है। अनुराग उसकी ओर देखता है। पहली बार उसके चेहरे पर पछतावा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे निहारिका के सामने आता है और सिर झुकाकर कदमों में बैठ जाता है। निहारिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर चुका हूं, उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे परिवार ने जितना भी कर्ज लिया था, आज से वो पूरा खत्म, और मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं। ये किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने के लिए है। मैंने तुम्हें गलत तरीके से अपनी जिंदगी में बांध लिया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी गलती का जितना भी प्रायश्चित हो सके उतना करूं। निहारिका चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। अदालत सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाती है। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत आरोपों को उसके अपराधों के लिए दोषी मानती है। कानून के अनुसार उचित दंड दिया जाएगा। अदालत में मौजूद गांव वालों के चेहरों पर राहत दिखाई देती है। निहारिका पहली बार खुलकर सांस लेती है। उसे लगता है जैसे वर्षों बाद उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब कानून आपके साथ है। धन्यवाद सर। अगर आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलता। आखिरकार इंसाफ मिल गया। कुछ समय बाद निहारिका अपने भाई योगेश और दादी बिमला के साथ एक नए घर में रहने लगती है। अब उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई देता है। वो अपने परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। गांव के लोग अब निहारिका को सम्मान की नजरों से देखने लगते हैं। जिन लोगों ने कभी उस पर ताने कसे थे, वही आज उसके साहस की तारीफ करते हैं। राघव गांव में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिविर शुरू करता है, ताकि भविष्य में कोई भी गरीब परिवार डर या मजबूरी के कारण अन्याय न सहे। दीदी, अब कोई हमें डरा कर नहीं जीने देगा। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हैं। अगर आप निहारिका की जगह होते तो क्या अपने परिवार की जान बचाने के लिए समाज के तानों और अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर इतना बड़ा फैसला लेते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।